प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉनस्टॉप प्रचार में लगे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में 2 रैली को संबोधित करेंगे। शाम को महाराष्ट्र में प्रचार करते हुए दिखेंगे। राहुल इस वक्त कहां से कोई नहीं जानता कि कहां है और केजरीवाल आने वाले दिनों में कहां रहेंगे, सब जान गए हैं। अब केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले से मोदी विरोधियों का सबसे बड़ा नैरेटिव औंधे मुंह गिर गया है। चुनाव शुरू होने में हफ्ता भर का समय बचा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन, चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, इनके पास अभी भी सिंगल फॉर्मूला है। एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बना है जिससे ये मोदी को घेर सके। अब मोदी हर रोज कैसे नए फॉर्मूले बना रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट से। 9 दिन, क्या अगले 9 दिन में डिसाइड हो जाएगा 24 के चुनाव में क्या होगा? नवरात्र के 9 दिन प्लस रामनवमी, यानी मोदी के पास शक्ति भी है, राम की भक्ति भी है। तो क्या इसी में 24 की हैट्रिक की ट्रिक भी है? क्या शक्ति और राम से ही मोदी का काम बनेगा? 400 पार का फूल प्रूफ समाधान निकलेगा? और क्या अगले 9 दिन मोदी का हर विरोधी बेचैन रहेगा, घुट घुट कर एक एक दिन गिनेगा? मंगलवार का टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक नंबर 1, शक्ति। मंगलवार का टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक नंबर 2, श्री राम। नवरात्र के पहले दिन नरेंद्र मोदी के दिन की शुरुआत ही शक्ति शब्द से हुई। नवरात्र की शुभकामनाएं तो राहुल ने भी दी, मगर राहुल के पोस्ट में शक्ति शब्द मिसिंग था। और वो इसलिए क्योंकि 24 में राहुल इसी शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। 24 के चुनाव को दैवीय शक्ति बनाम आसुरी शक्ति डिक्लेयर कर चुके हैं। और मोदी ने शक्ति के खिलाफ राहुल के इस युद्ध को 24 में अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना ली है। एक ऐसा नैरेटिव दे दिया है जिसने मोदी को कई गुना ज्यादा शक्ति दे दी है। राहुल की पूरी शक्ति ही छीन ली है। इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मोदी की ये शक्ति उस वक्त दिखती है जब वो पीलीभीत में कुर्सी हटाकर पीछे से माइक की ओर जाते योगी आदित्यनाथ को इशारा करते हैं कि पीछे से नहीं, आप आगे से जाइए। ऐसे ही तो मोदी की सीटें बढ़ती हैं, मोदी के वोट बढ़ते हैं। मोदी की यह शक्ति उस वक्त दिखती है जब वो चेन्नई में रोड शो निकालते हैं और लोग नॉनस्टॉप मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, मगर इस बीच विरोधी मोदी पर क्या चिपकाते हैं। कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री के लिए पागल हाथी जैसी स्क्रिप्ट लिख लिख कर फैलाते हैं। कांग्रेस वाले राहुल गांधी के लिए तूफान वाला नैरेटिव घुमाते हैं। तो वहीं कांग्रेस अपनी टाइमलाइन पर मोदी को तानाशाह बताती है। नरेंद्र मोदी अहंकारी हैं, कांग्रेस इस तरह का एजेंडा चलाती है। कांग्रेस के कुछ और सैंपल्स देखिए। अब की बार बीजेपी तड़ी पार, अब की बार दूर से ही नमस्कार। कांग्रेस पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ हवा बना रही है, ग्राउंड पर कहीं नहीं नजर आ रही। विरोधियों के साथ दिक्कत यह है कि वो मोदी पर जो कुछ भी चिपकाने की कोशिश करते हैं वो चिपकता तो है नहीं, उल्टे इंडी गुट को ही बैकफायर कर जाता है, क्योंकि मोदी खुद अपने विरोधी इकोसिस्टम पर कुछ ऐसा चिपका देते हैं जो पब्लिक के समझ में आ जाता है। मोदी ने चुपके से 4 बातें विरोधियों पर चिपका दी हैं। नंबर 1, इंडी अलायंस शक्ति का विरोधी है। नंबर 2, कांग्रेस और कांग्रेस के पार्टनर्स राम के विरोधी हैं। नंबर 3, इंडी गुट वाले तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और नंबर 4, कांग्रेस मुस्लिम लीग वाले मैनिफेस्टो के दम पर 24 में जीत का सपना देख रही है। यहां पीछे देखिए क्या है। शक्ति की बात तो हमने कर ली, अब राम की बात करते हैं। ये राहुल के करीबी जयराम रमेश हैं। कैमरे पर इंटरव्यू देते वक्त ये पीछे की ओर रामचरितमानस रखा हुआ दिखाते हैं। इंटरव्यू देने के बाद दोबारा कैमरे पर वही दिखाते हैं। कैमरे पर ही कांग्रेस को राम भक्तों की पार्टी बताते हैं, कांग्रेस के नेताओं को राम का पुजारी बताते हैं, मगर मोदी के लिए राम का व्यापारी जैसी भाषा फैलाते हैं। प्रधानमंत्री परेशान है, प्रधानमंत्री भौखलाए हुए हैं।
और कोई मुद्दा उनको नहीं मिला है। जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। और मैं आज कह दूं, संयोग से आज मेरा जन्मदिन है। मेरे 2 नाम है, जयराम उसमें राम है, दूसरा नाम रमेश उसमें भी राम है। तो हमें कोई एंटी राम नहीं कह सकता। जयराम रमेश की कथनी और करनी का फर्क इस हेडलाइन में पढ़िए। वो खुद को राम का पुजारी बताते हैं, मगर बाबरी मस्जिद के स्ट्रक्चर का ताला खुलने को सबसे बड़ी मिस्टेक तक बता चुके हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राम के वजूद पर भी सवाल उठा चुकी है। मगर वोट के लिए आज इसी पार्टी के नेता मंदिर मंदिर भी घूमते हैं, जय सिया राम भी कहते हैं। लेकिन जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता इन्हें भेजा जाता है तो वो उसे मोदी का पॉलिटिकल कार्यक्रम बताकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वहां जाने से ही मना कर देते हैं। कांग्रेस की यही लाइन पहले भी थी, आज भी है। विरोधी छुप छुप कर हमलावर हैं। रही बात मोदी की, तो वो फ्रंट पर आकर सीधी टक्कर दे रहे हैं। राम का विरोध करने वाले नेताओं की सारी शक्ति छीन चुके हैं। इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली। लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। भाइयों बहनों, मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं कि इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी से जो प्रतिष्ठा में गए, प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। क्या ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो सकता है? कोई राम की पूजा करे इसलिए पार्टी से निकाल दो? एक ऐसी पार्टी है भाई? ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों। अब बात पॉइंट नंबर 3 की करते हैं, यानी मुस्लिम लीग। जब से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तब से यह शब्द देश में ट्रेंड कर रहा है। मोदी ने कांग्रेस के 24 वाले घोषणा पत्र को तुष्टीकरण पत्र का नाम दिया है। बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जिन्ना छाप मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर चुकी है। बैकफुट पर दिख रही कांग्रेस इसे कई घंटों से लगातार डिफेंड कर रही है। हर लाइन में मैनिफेस्टो की छाप का मतलब बताकर मामले को डाइवर्ट कर रही है। कांग्रेस वाले बीजेपी का घोषणा पत्र कहां है, ये तो पूछ रहे हैं, मगर उनके खुद के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग वाली जो छाप चिपक चुकी है, उसका सच नहीं बता रहे। तो चलिए आज ये काम हम ही कर देते हैं। मुस्लिम लीग के 1936 वाले मैनिफेस्टो और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या समानता है, इसे पॉइंट वाइज समझते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के माइनॉरिटीज सेक्शन में पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि अगर कांग्रेस आएगी तो माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉस का ख्याल रखा जाएगा। करीब करीब यही बातें मुस्लिम लीग के 1936 वाले मैनिफेस्टो में भी लिखी थी। उसमें भी धर्म के आधार पर मुसलमानों के रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी। कांग्रेस मुसलमानों के पर्सनल लॉज में किसी भी तरह के रिफॉर्म्स के खिलाफ है,
बिल्कुल वैसे ही जैसे मुस्लिम लीग खिलाफ थी। कांग्रेस ने अपने 2024 के मैनिफेस्टो में कहा है कि बहुसंख्यकवाद यानी मेजोरिटेरियनिज्म की भारत में कोई जगह नहीं है। मुस्लिम लीग ने भी अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात कही थी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम छात्रों के लिए विदेशों में स्कॉलरशिप की बात कही है। मुस्लिम लीग ने भी अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और नौकरी की बात कही थी। इससे एक चीज तो साफ हो चुकी है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में समानताएं तो हैं और नरेंद्र मोदी अब इसे हर चुनावी रैली में, हर राज्य में जहां भी जा रहे हैं, डंके की चोट पर पब्लिक को बता रहे हैं। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। विदेशी धरती पर अत्याचार की वजह से भागने के लिए मजबूर हुए हिंदुओं और सिख भाई बहनों को आप मुझे बताइए, मेरे इन हिंदू भाइयों बहनों को, मेरे इन सिख भाई बहनों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? वो अपने हैं कि नहीं है? उनको हमें संभालना चाहिए नहीं संभालना चाहिए? लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस पर भी ऐतराज जता रही है।